देखिए पार्ट वन में इसका सॉल्यूशन थोड़ा गलत हो गया था। तो पार्ट वन में जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 68 क्वेश्चन बहुत लोग ध्यान दिए, बहुत लोग ध्यान भी नहीं दिए। तो इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो ध्यान से देखा कीजिए, चाहे वो जो भी हो, क्योंकि ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे ही फ्लो फ्लो में निकल जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का क्या बोलता है ना कि एक डाइन बल किसके बराबर है। तो यहाँ देखिए फोर्स फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, बल का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ठीक ना। तो वही दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक ना। उसमें 10⁻7 हो गया था, तो उसका अलग है, उसका होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ठीक ना। तो वो जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन होता है 10⁻7, और डाइन में क्या होता है 10⁵ होता है। तो यहाँ से हम लोग से पूछा एक डाइन बराबर, तो ध्यान रखिए एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक। तो एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा, एक डाइन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन। तो यहाँ से इसको 68 का कौन सा हो जाएगा, एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोलता है, बोलता है ना कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा होती है, एक जो प्लेन मिरर होता है ना उसके द्वारा कैसा इमेज बनता है, इमेज का प्रॉपर्टी हम लोग से पूछ रहा है। तो इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, देखिए आभासी और खड़ा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और खड़ा। तो हमेशा उसमें हम क्या बताएं आप लोगों को कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। जहाँ पे भी प्लेन मिरर मिले, समतल दर्पण मिले, उससे इमेज हमेशा आभासी और खड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए 102 क्या बोलता है, 102 बोलता है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं। देखिए एक स्फेरिकल मिरर है, इसमें बीच में क्या रहता है सेंटर, और बोलता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, यानी ये वक्रता केंद्र है, सेंटर है, और इधर पोल है। तो इसके बीच से होकर जो रेखा जाती है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रधान धुरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो 102 का ऑप्शन बी। देखिए 103 क्या बोलता है, 103 बोलता है कि एक अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण खाली जगह से होकर गुजरती है, मतलब स्पेस है, स्पेस से होकर गुजरती है। तो उस जगह पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक अवतल दर्पण, तो ठीक है अवतल दर्पण बना दिए हम लोग। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण, यानी अगर ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, अगर यहाँ से समानांतर लाइन यानी समानांतर रेखा आ रही है, तो यहाँ से ये जो लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से होके गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है। किससे, फोकस से होकर गुजरती है, यानी प्रिंसिपल फोकस, प्रधान केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है। तो 103 का क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब देखिए 104 क्या बोलता है कि जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार, मतलब एगो एगो कोई ऑब्जेक्ट है और एगो ऑब्जेक्ट को कहाँ इनफाइनाइट दूरी पे रखा गया है, और वो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया। अगर इनफाइनाइट में है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा, और एकदम बिंदु के आकार का, जितना छोटा से छोटा, मतलब कि केवल पॉइंट बनेगा बिंदु। तो पॉइंट साइज के बनता है, बिंदु के आकार के बनता है। 104 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 105 क्या बोलता है, बोलता है कि दंत चिकित्सक, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, उन लोगों के द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग कि डॉक्टर लोग अगर दांत या मुंह का दिखाने जाइएगा उन लोगों के पास, तो डॉक्टर लोग आप लोग को एक लेंस टाइप का रहता है, दर्पण टाइप का रहता है, वो आपके दांत के या आपके मुंह में डालेंगे और वहाँ से देखता है। उससे क्या होता है कि उसको जो भी अंदर का पार्टिकल्स होता है, जो भी फंसा हुआ रहता है, या जो भी चीज़ अंदर डिफेक्ट होता है, उसको बड़ा बड़ा दिख जाता है। तो किस चीज़, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, उन लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या प्लेन मिरर।
तो ध्यान रखिएगा उन लोग कॉन्केव मिरर मतलब नदोत्तर मतलब कि अवतल दर्पण का उन लोग यूज करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए 106 क्या बोलता है कि दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन कोण के ज्या से आपतन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर है। तो इस सिद्धांत को कहते हैं, मतलब कि आप लोग एक लाइट में पढ़ाया भी थे कि आपतन कोण का ज्या यानी साइन आई बटा साइन आर, ये क्या होता है? ये अपवर्तनांक बराबर ये कांस्टेंट होता है। साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर ये कांस्टेंट होता है। तो ये कौन सा लॉ था? मॉसाल का नियम, स्नेल्स का नियम, स्टीफन का नियम या पास्कल का नियम? तो ये कौन सा लॉ था? स्नेल्स लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, तो निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा होता है? बोलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? बर्फ का, कार्बन का, हीरा का या मानिक का? तो ये जो डायमंड है, हीरा का, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 108 देखिए तो क्या बोलता है कि एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या हम लोग बोलते हैं? देखिए बोलता है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइंस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, मतलब जो स्फेरिकल लेंस का जो पार्ट होता है, ये जो स्फेरिकल लेंस का पार्ट है, इसका ये जो बीचे वाला ये जो डायमीटर होता है, इफेक्टिव डायमीटर बोल रहा है, इफेक्टिव डायमीटर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको ये बीच वाला पार्ट होता है, जैसे देखिए ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो बीच वाला डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, जिसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं, छिद्र। अगर ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्केव भी लेंस भी रहेगा तो उसमें भी ये जो वाला ये जो डाया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या बोलता है कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी इन्फिनिटी होता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से दो तरह से पूछेगा, एक तो समतल दर्पण का फोकस दूरी पूछ सकता है, ये तो अभी बता दिए कि फोकस दूरी इनफाइनाइट होता है, और यहाँ से इसका पावर पूछ सकता है, समतल दर्पण का पावर, ये जो प्लेन मिरर है इस प्लेन मिरर का पावर क्या होता है? तो इसका पावर क्या होता है? 0। ये हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को बताए हुए थे, तो पिछले वीडियो देखिएगा पार्ट 1, वहाँ से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए 110 क्या बोलता है? 110 बोलता है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जो लेंस है, लेंस का पावर होता है, कोई भी लेंस है तो आखिर उसका पावर होता है, पावर है तो उस पावर को जो किस रूप में हम लोग मेजरमेंट करते हैं? मीटर के रूप में, डाइऑप्टर के रूप में, सेंटीमीटर के रूप में या स्टेरेडियन के रूप में? तो जो भी ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है उसको हम लोग डाइऑप्टर के रूप में मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए तो 111 बोलता है कि आँख का नेत्र पटल है, मतलब कि रेटिना ऑफ एन आई, जो हम लोग की आँख का रेटिना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो जो आँख का रेटिना है ना, वो एक सेंसिटिव स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। को कहीं भी अगर हम तुरंत कहीं लाइट पड़ा तो तुरंत अगल बगल का जो भी ऑब्जेक्ट है वो तुरंत ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है? वो सेंसिटिव, मतलब कि पूरा सेंसिटिव है, सक्रिय है, संवेदन है, तुरंत पता कर लेगा कि हाँ कौन सा ऑब्जेक्ट वहाँ। अगर आप लोग के सामने मोबाइल देख रहे होंगे, आप लोग के सामने का मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ स्क्रीन पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ये तुरंत ट्रिगर कर जा रहा है हमारे आँख में, रेटिना पर, और वहाँ क्योंकि वो सेंसिटिव है तुरंत पकड़ लेता है किसी भी चीज़ को, और तुरंत पकड़ ले रहा है कि हाँ यहाँ चीज़ ये लिखा हुआ है। तो 111 का क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखिए 112 क्या बोलता है कि आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं को मानव आँख केंद्रित कर सकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे देखिए ये जो आँख है ना, कभी दूर वाला ऑब्जेक्ट को, कभी नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट को, कभी मिडिल वाला ऑब्जेक्ट को, कहीं भी अगल बगल कहीं भी हो, अचानक से कभी दूर वाला को भी देख लेता है, कभी नज़दीक वाला को भी देख लेता है। आखिर ऐसे कैसे होता है? वही बोलता है कि वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट ए डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ। डिफरेंट डिस्टेंस का होगा और उसका फोकल लेंस को ये तुरंत एडजस्ट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुविधा बोलते हैं। इसका एक मतलब साइंस का एक टर्म है एकोमोडेशन, वही बोलते हैं। तो 112 का ऑप्शन भी सुविधा। 113 देखिए क्या बोलता है कि लेंस, 113 बोलता है कि आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के द्वारा होता है? ये जो आँख के लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकल लंबाई है,
वो किसके द्वारा कम बेसी होता है। तो यो वो मतलब जो फोकल लेंथ है उसको कम बेसी कौन करता है, जो जिससे कि कभी दूर वाला भी देख सके नज़दीक वाला भी देख सके अपना सुविधा के अनुसार। तो उससे लगा हुआ जो सिलियरी मसल्स होता है, सिलियरी मसल्स वो क्या करता है, फोकल लेंथ को कम बेसी होने में सहायता करता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो 113 का क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए क्या बोलता है, उम्र के साथ यानी कभी कभी देखिएगा कि उम्र बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है, बूढ़ा लोग को देखिएगा एज धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उन लोगों का ना आंख में थोड़ा धुंधलापन टाइप का दिखने लगता है। तो ये बोलता है कि उसका कारण उस जो धुंधलापन दिखता है उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, या एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब कि एज के साथ साथ सबका होता है, तो एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आंख में धुंधलापन टाइप का आते जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 114 का भी अगला देखिए तो 115 बोलता है कि जब सफ़ेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा रंग झुकेगा, तो इसको या तो इंग्लिश में लिख सकते हैं VIBGYOR, विग्योर, ये सातों है, जिसमें ध्यान रखिएगा ये जो वायोलेट है वो सबसे ज़्यादा झुक जाता है, सबसे ज़्यादा झुकाव है, और लाल रंग का सबसे कम झुकाव है, मतलब इधर से इधर बढ़िएगा तो झुकाव कम होते जाता है। तो देखिए वायोलेट है नहीं है, इस ऑप्शन में वायोलेट नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे, इंडिगो में जाएंगे। इंडिगो मतलब कि नीला रंग में जाएंगे। तो ये ऑप्शन ए इज क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा झुक रहा है, इस चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंडिगो का झुकाव है, नीला का झुकाव, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, तारा टिमटिमाते क्यों है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश के विकिरणन के कारण। तो 116 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिसके चलते तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देख लेते हैं, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरणन होता है। ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, छोटा छोटा पार्टिकल्स जो होता है ना, उसी को हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स द्वारा प्रकाश का विकिरणन होता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल जो होता है, कुछ कोई भी दूध में या कोई भी स्याही में देखिएगा उसमें कोलाइडल पार्टिकल होता है, उसमें अगर लाइट गुजारिएगा ना, तो लाइट तो सफ़ेद कलर का होता है, उस सफ़ेद कलर को डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, मतलब तोड़ देगा। तो वो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 118 देखिए 118 बोलता है कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग होने का कारण क्या है। आप लोग भी देखते होंगे कि आकाश का जनरली रंग नीला ही होता है, और सूर्योदय सूर्यास्त के समय तो लाल, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज दोनों लाल कलर का ही दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश का विकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, परावर्तन, टिंडल इफेक्ट, या वायुमंडलीय विवर्तन के कारण। तो इसका रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटरिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में लाइट टूट जाता है, कभी हम लोग सूरज से नज़दीक हो जाते हैं, कभी सूरज से दूर हो जाते हैं, जिसके चलते ऐसा घटना घटते रहता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते सुबह शाम लाल दिखाई देता है और जनरली आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला देखिए क्या बोलता है कि सरल लोलक की लंबाई क्या है। 119 हम लोग को क्या बोलता है कि सरल लोलक की लंबाई क्या है, जो 2 सेकेंड लेती है। यानी हम लोग को पेंडुलम के लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लोग को निकालना है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है, जिसमें समय दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, T बराबर 2π√L/G। तो यहाँ से हम लोग को L का वैल्यू निकालना है। L का वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे हम लोग को टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है, और G का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग मान लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड, और पाई का वैल्यू मान सकते हैं हम लोग 22/7। बस सब चीज़ का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम लोग को किसका वैल्यू, सब चीज़ का वैल्यू मालूम है। इसके बाद एक अननोन बचता है L, तो इस L का
वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इस एल का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा 1 मीटर। वैसे देखिए हम आप लोग को सोल्यूशन करके बता देते हैं व्हाइट बोर्ड पे कैसे होगा, तो आप लोग भी सोल्यूशन कीजिएगा। इसका क्या फार्मूला टी बराबर 2 पाई √L/g। तो हम लोग को यहाँ से लेंथ पूछ रहा था जिसमें 2 सेकेंड समय दिया हुआ, तो समय बराबर 2 सेकेंड लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये 2 पाई को इधर ले आए, 2 पाई इधर ले आए, बचा इधर क्या √L/g। हम लोग को लेंथ निकालना है ना, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो ये इधर जाकर स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 1/पाई का होल स्क्वायर, और बराबर हम लोग को क्या बचेगा यहाँ से L/g। और जब ये जी यहाँ से भागा में, तो ये जी यहाँ से हटेगा तो इधर आज जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर हम लोग को L मिलेगा। ठीक ना, सोल्यूशन कर दीजिए। इसमें यहाँ पे देखिए 1/पाई के मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे 22 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने जी का वैल्यू 9.8 बराबर। यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना, तो यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 0.999 ऐसे करके कुछ आएगा, इतना बराबर एल बराबर इतना, तो 0.999 बराबर क्या हम लिख देंगे 1 मीटर। बस यही तो है, यही करना था इसमें। 7×7 = 49 कर दीजिएगा, 22/484 गुने 9.8, यहाँ से सोल्यूशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या मिलता है हम लोग को 1 मीटर। ये 120 क्या बोलता है कि निम्न में से व्याख्या करना है कि पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों में स्पार्क प्लग दिखाई देता है। देखिए ये वाला कंडीशन थोड़ा गड़बड़ है, पेट्रोल और डीजल दोनों में स्पार्क प्लग नहीं दिखाई देता है। स्पार्क प्लग जनरली पेट्रोल वाला इंजन में ही रहता है और डीजल वाला इंजन में नहीं रहता, तो ऑप्शन ए गलत होगा। सेकेंड देखिए, हवा और पेट्रोल को उचित अनुपात में मिलाने के लिए कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ ये सही है कि हवा और पेट्रोल को एक फिक्स प्रोपोर्शन में आगे भेजने के लिए, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में इंजन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को कार्बोरेटर की आवश्यकता पड़ती है। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन पंप दिखाई देता है। हाँ, डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्शन पंप इज प्रेजेंट इन द डीजल इंजन। हाँ ये सही है। देखते होंगे डीजल इंजन वाला गाड़ी में क्या होता है ना, कभी कभी कि गाड़ी खासकर डीजल वाला गाड़ी रुक गया या और कुछ हुआ तो आगे वाला बोनट खोल के और ऊपर नीचे एक करते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्यूल जाके इंजन में पहुंच जाता है, तो वो जनरली डीजल इंजन में ही वैसे होता है, तो ये भी सही होगा। और फोर्थ क्या बोलता है, पिस्टन रेखीय गति को चक्रीय में बदल देता है। मतलब कि जो भी पिस्टन है वो लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन, हाँ ये भी सही है कि जो भी पिस्टन लगा हुआ रहता है, जैसे देखिएगा पंप या जनरेटर ये सब में पिस्टन रहता है ना, उसको देखिएगा कि लीनियर मोशन मतलब ये सीधा चलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो जो पिस्टन क्या उसको गोले गोले मोड़ देता है। उस वैसे ही देखिएगा कि सिलाई मशीन ये सब होता है ना, उसमें देखिए सिलाई मशीन से पैर से हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन उसका चक्का क्या है कि गोले गोले घूम जाता है, क्योंकि उसमें पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन का काम क्या है कि लीनियर मोशन को चक्रीय मोशन में चेंज कर देना। तो ये 3-4 भी सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है। तो 2, 3, 4 देखिए ऑप्शन कहाँ है, 2, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना, अगला देखिए 21 क्या बोलता है ना कि बड़े में कमी परत की विद्युत प्रतिरोध होता है, क्योंकि यह मतलब द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन द लार्ज बिकॉज ऑफ इट हैज नो चार्ज कैरीज, यह कोई आरोप वाहक नहीं होता है। 121 का क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए तो 122 देखिए मेल मिलाप करने के लिए दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग है। मेल मिलाप कैसे कैसे करना है, सो देखिए 122 इंफ्रारेड यानी एक इंफ्रारेड रेज है, दूसरा क्या है रेडियो किरण है, तीसरा क्या है एक्सरे है, चौथा क्या है पाराबैंगनी किरण है। तो इसको मिलाना होगा, तो पी का कहाँ जाएगा, पी है क्या हम लोग को, क्यू है रेडियो। तो देखिए रेडियो किरण जनरली प्रसारण के लिए, रेडियो वेव जो भी है वो प्रसारण के लिए, जो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होता है वो रेडियो वेव के थ्रू ही चलता है, तो क्यू दूसरा में जाएगा। एक चीज़ तो पता चल गया। एक्सरे से जनरली हम लोग एक्सरे से हड्डी उड्डी में जो एक्सरे कब करवाते हैं, जब कहीं फ्रैक्चर व्रैक्चर कर गया तो उसके लिए एक्सरे करवाते हैं, तो इसका भी सामना सामनी लगेगा। चौथा देखिए पाराबैंगनी किरणें, पाराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित, जो भी अल्ट्रा वायोलेट रेज होता है वो ओजोन द्वारा क्या होता है फिल्टर होके हमारे पृथ्वी तक आता है, तो ये भी सही है। फर्स्ट में बोलता है इंफ्रारेड रेज हम लोग क्यों यूज करते हैं, पेशी तनाव के लिए, मतलब जो भी मस्कुलर में पेन, जैसे देखिएगा कि कभी कभी ना शरीर जकड़ जाता है, ठंडा लग जाता है, तो उसमें ना उसको गर्म करने के लिए स्पेशल आयरन इस्त्री किया जाता है, शरीर को आयरन किया जाता है,
उससे एक रेडिएशन निकलता है और वो रेडिएशन इंफ्रारेड रेज रहता है जो गर्म रहता है और हमारे शरीर में जब वो पड़ता है तो थोड़ा आरामदेह होता है। तो जनरली वो जिसको लकवा उका मार दिया है, जो पैरालाइज हैं, उन लोगों के लिए वो दिया जाता है। तो इंफ्रारेड सीधा सीधी सब तो मिल ही गया, पी को फर्स्ट यानी पी का फर्स्ट, क्यू का सेकेंड, आर के थर्ड और एस के फोर्थ, मतलब सब तो सीधा सीधे मिल गया, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 122 हो गया। अब देखिए 123 बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 123 के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा, व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई की खोजने के लिए एक छात्र का डेटा रिकॉर्ड है। मतलब एक उत्तल दर्पण है, उस दर्पण की लेकिन इसमें उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों है, क्योंकि देखिए यहाँ लेंस भी है और यहाँ पे मिरर है, दोनों लगा हुआ है, साथ साथ में जोड़ा हुआ है और डाटा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उत्तल लेंस कहाँ रखा हुआ है, उत्तल दर्पण कहाँ रखा हुआ है और इमेज कितना डिस्टेंस से बन रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ दर्पण है, यहाँ लेंस है, यहाँ पे दर्पण है और इधर कहीं इमेज बन रहा है। तो इससे हम लोग को निकालना है कि ये जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस दूरी यानी f1 क्या होगा और ये इधर जो मिरर है उसका फोकस दूरी f2 क्या होगा। यहाँ से तो f1 और f2 निकालना है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे वहाँ इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं कि 123 का कौन सा आंसर लेंस दिया हुआ था, दोनों का ऐसे, यहाँ ये था लेंस है और यहाँ पे ऐसे इधर दर्पण दिया हुआ था, फिगर बना दिया है। यहाँ से ऐसे निकलता है और इधर जाके यहाँ से ऐसे मिल रहा है, यहाँ पे इमेज ऐसे बन रहा है, ये बीच से ये ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से ऐसे है, देखिए यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इससे बना दिया हुआ है, ठीक ना। ये फिर इधर है, इसमें इस तरह से फिगर दिया हुआ। और देखिए सबका ये हम लोग का क्या, ये उत्तल दर्पण है जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका फोकस है, ये इधर अपना सेंटर होगा। डिस्टेंस देखिए क्या क्या दिया हुआ, इमेज यहीं पे बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ रखा हुआ है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उत्तल दर्पण कितना दूर है, यानी यहाँ से इससे इसके बीच में उत्तल दर्पण, यहाँ से ये उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण यहाँ से यहाँ कितना दूर में, उत्तल दर्पण है छवि पिन यहाँ है, हम लोग को फोकस निकालना है ना। तो हम लोग को यहाँ 45 दिया हुआ है, ये वाला ना, ये वाला हम लोग को 45 दिया हुआ है, ठीक। और ये वाला ना रेडियस दिया हुआ है, यानी ये सेंटर पे आके मिल रहा है ये, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऐसे दिया हुआ है, रेडियस आर नीचे लिखा हुआ है ना। हाँ सेंटर, अच्छा यहाँ सेंटर है, रेडियस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ये हम लोग का रेडियस है, ये रेडियस है आर, ठीक ना। और अच्छा जब ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। रेडियस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हम लोग को क्या दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है और इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक 45 दिया हुआ है। तो इधर वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, 45 और 5 50, यानी 25 सेंटीमीटर ये वाला निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का रेडियस, उत्तल दर्पण का रेडियस कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर निकल गया। और 25 सेंटीमीटर रेडियस निकला तो फोकस दूरी क्या होता है, रेडियस का हाफ। तो यहाँ जो ये जो दर्पण था, दर्पण यानी F2 था, तो F2 का फोकस दूरी कितना निकल जाएगा, R2 है 25, 25/2 यानी 12.5, यानी F2 बराबर मिला हम लोग को कितना, 12.5। तो देखिए ऑप्शन में F2 बराबर 12.5 यानी F1 बराबर 8 होगा, F1 बराबर 8। अब निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसका करेक्ट होगा, समझे। तो 123 का कौन सा होगा ऑप्शन। 124 क्या बोलना चाह रहा है, 124 बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व को दिखाइए। क्या क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ दिया हुआ हॉट रिजर्वायर है, इधर हॉट रिजर्वायर है, यहाँ पे काम चल रहा है
इधर कॉल्ड रिजर्वायर है, यहाँ पे भी काम चल रहा है, एक्स वाई दिया हुआ है, उसी तरह यहाँ से भी। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, 124 है ना, यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि एक्स गर्म इंजन है और वाई भी क्या है, वाई गर्म पंप है। एक्स हॉट रिजर्वायर है और वाई भी क्या है, हॉट रिजर्वायर। मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है, गर्म इंजन और गर्म पंप है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब देखिए 125 ग्राफ दिया हुआ है और ये देखिए और हम आप लोगों को बोल रहे हैं ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से किसके ग्राफ से पूछा, वीटी ग्राफ से, यानी वेलोसिटी और समय ग्राफ से। वेग समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ बताएं, दोनों बताएं, वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ, और एक और है दूरी समय ग्राफ। तो दोनों के बारे में जिक्र करके हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं। प्लेलिस्ट वाला वीडियो देखना होगा आप लोगों को ना। तो देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिखाया गया है कि निरंतर त्वरण के साथ गति कर रहा है और वीटी ग्राफ में सकारात्मक त्वरण। मतलब कि हम लोगों को एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन वीटी ग्राफ फॉर मोशन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कौन मोशन कर रहा है इसमें। देखिए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कौन सा मोशन कर रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई है, और वो भी क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो मोशन इन पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन वीटी ग्राफ फॉर मोशन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे देखिए यहाँ सब तो ये तो नीचे ग्राफ भाग रहा है, तो नीचे ग्राफ भाग रहा है, तो यहाँ से क्या हम लोग को पता चलेगा कि ये सब तो निगेटिव में भाग रहा है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी। हमको भी बड़ा चाहिए यू, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यू ही बड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लाके फिर जीरो हो रहा है। तो कहाँ जाएगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और बी देखिए बी भी नहीं बता रहा। और ए देखिए, ए शुरू में क्या था, शुरू में तो रुका हुआ था, लेकिन कुछ दूर रुका होने के बाद फिर क्या किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मतलब कांस्टेंट जा रहा है। देखिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ भाग रहा है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। जो बता रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। अगला देखिए बोलता है कि 126 बोलता है कि एक लहर जिसकी आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है और लंबाई लेमडा दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ, और तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम लोग जनरल फार्मूला क्या जानते थे, v बराबर एन लेमडा जानते थे, जहाँ पे एन हम लोग का क्या था, एन हम लोग का फ्रीक्वेंसी था, लेकिन यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो क्या हम लोग लिख देंगे, v बराबर एफ लेमडा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एफ बराबर क्या निकाल देंगे, एफ बराबर हम लोग को v बटा लेमडा निकलेगा। एफ बराबर v बटा लेमडा है, अब देखिए एफ बराबर v बटा लेमडा, v बराबर एम लेमडा, वेलोसिटी बराबर v बराबर एम लेमडा, तो जानते ही हम लोग वेलोसिटी बराबर क्या, आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से ही समझ रहे हैं, साउंड में इसको हम लोग पढ़े थे। तो एफ यहाँ बता रहा था फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बटा लेमडा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं देखिए 127 क्या कहना चाह रहा है। सो देखिए 127 बोलना चाह रहा है कि एक फोकस में ग्रह सूर्य के साथ उसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चलते हैं, तो यह किसके कानून लिया गया है, मतलब यह कहाँ, किसके थ्रू, कौन ये कानून दिया था कि फोकस में ग्रह सूर्य के साथ उसके चारों ओर, मतलब जहाँ पे भी सूर्य चंद्रमा ग्रह ये सब के बारे में जिक्र आएगा तो वहाँ पे कौन साइंटिस्ट आ जाते हैं, केपलर आ जाते हैं, केपलर। तो ये कौन सा रूल के थ्रू, कौन सा लॉ था, ये केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ ये बोले थे। तो 127 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए तो 128 ना, 128 है आप लोग का न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है। ये सब ना आप लोग को बहुते बताएं, ग्राफ वाला जितना भी स्पेशल, जितना रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को ऐड करके स्पेशल क्लास लिया हुआ था आप लोग को ये। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऐसे सीरीज में जोड़ा हुआ है पहले यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे दो को पैरालेल में जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पैरालेल का फाइनल रेसिस्टेंस निकाल देंगे और उसके साथ फिर इस 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि सब फिर एक सीरीज में हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग निकालेंगे, वही हम लोग को बोलता है कि ए और बी के बीच में फाइनल रेसिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले ये 8 है, 8 को अभी रहने दीजिए, इधर जो 12 ओम है और 6 ओम है उसको निकाल दीजिए। तो 1 बटा रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा 12 प्लस 1 बटा 6। यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिएगा,
तो यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ से इसको यहीं फिर सोल्यूशन कर दे रहा है, 1/6 बाहर एक कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1/2 + 1, यानी 1 और 1.5, 1 और आधा क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 1, 3/2 निकलेगा यहाँ से। तो 3/2 निकलेगा तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी 3 2 जा 6, तो 1/4 मिलेगा हम लोग को यहाँ से, यानी 1/r बराबर क्या मिलेगा 1/4। और यहाँ से रेसिस्टेंस क्या निकलेगा, हम लोग को रेसिस्टेंस निकालिएगा तो 4 मिलेगा, यानी इस दोनों को सोल्यूशन करने के बाद हम लोग को 4 मिला और 8 यहाँ पहले से था। तो अब क्या हो जाएगा सीरीज में ऐसे 2 को जुड़ जाएगा 8 + 4, 8 4 क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 128 का ऑप्शन डी। आप लोग भी सोल्यूशन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे ही रह जाएगा, क्या पता हम गलती बता दिए होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए 1 रेसिस्टेंस पहले इस दोनों को निकालना है, 1/12 + 1/6, यहाँ से निकालने के बाद रेसिस्टेंस निकाल दीजिएगा, फाइनल रेसिस्टेंस आरपी लिख दीजिए, आरपी आर पैरेलल। तो आर पैरेलल निकल गया, उसमें जो भी निकलेगा उसमें क्या करना है 8 को ऐड कर देना है, बस सिंपल तो था। तो इसका डी आंसर होगा। तो 128 सोल्यूशन सबको करना है, सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ऐसे मत बैठिएगा। 129 देखिए तो क्या बोलता है 129 फिर से आ गया, लेजर एक विशिष्ट प्रकार का लाइट है, क्यों एक लेजर विशिष्ट प्रकार का लाइट है, इसका रीजन है कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण तो है, ये साथ साथ ये फोटोन का एक, और फोटोन एक ही फ्रीक्वेंसी का होता है, और जो भी इससे लाइट निकलता है उस लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। इसके बाद देखिए इसके ये तो दोनों पार्ट 1 में ही करवा दिए थे, फिर से रिपीट हो गया। देखिए बोलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव गिवन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ और बोलता है ए को दर्शाइए। तो ए यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, कल ही बताए थे ए, पिछले वाला वीडियो में बताए थे ए, यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, ए हम लोग को दर्शाता है एम्पलीट्यूड मतलब कि आयाम हम लोग को दिखा रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो 130 हो गया। अब देखिए 131 क्या बोलता है, सोनार किस पर निर्भर होता है, ये जो सोनार है वो किस पर डिपेंड रहता है। तो ध्यान रखिएगा सोनार का मतलब है तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका मतलब होता है ना कि ये जो सोनार है, सोनार का जनरली यूज किया जाता है समुद्र में, कोई भी नीचे कोई भी पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, उसको पकड़ने के लिए, दुश्मन लोग नीचे से गुजर रहे हैं, नेवी लोग जनरली यूज करते हैं अपना सोनार सिस्टम, नीचे से कोई भी पार्टिकल गुजर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, अल्ट्रा वायोलेट वेव्स के सिद्धांत पे। तो यहाँ से रेज छोड़ा जाता है, अल्ट्रा वायोलेट रेज छोड़ा जाता है, फिर यहाँ से लौट के उसके पास पहुँचता है, फिर उन लोग कैलकुलेशन करके अपना और पता कर लेता है कि क्या है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अब देखिए 132 ना मस्त क्वेश्चन है। 132 ये है न्यूमेरिकल, इसको बनाने के लिए अभी आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए क्या बोलता है, एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बराबर V/I, ये तो आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार। जहाँ पे देखिए V बराबर दिया हुआ है 100 ± 5, इसका जहाँ पे भी देखिए ये जो 100 है ना ±5 है, इसका मतलब क्या होता है कि कहीं हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, उसमें क्या हो गया कि 100 तो हम लोग को एक्चुअल आया, लेकिन क्या पता थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसीलिए कभी कभी ± कर दिया, या तो यहाँ से 105 हो सकता है, या इसको हम लोग 95 भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कि कहीं मेजरमेंट कर रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत, बाई चांस कभी बाद में कोई दूसरा लोग मेजरमेंट करे तो क्या पता बढ़ जाए या कभी कभी घट भी जाए, तो इसीलिए इसको लिख दिया गया, मतलब एक ईरर करेक्शन दे दिया है कि कोई भी कभी भी ना मेजरमेंट करे तो एक रेंज दे दिया है 100 ± 5, यानी एक्चुअल तो 100 है लेकिन घटेगा बढ़ेगा, कभी 5 बढ़ भी सकता है, कभी 5 घट भी सकता है, तो ये बढ़ घट सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही बोला कि यहाँ वोल्टेज इतना दिया हुआ है 100 ± 5, और आई दिया हुआ है, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है 10 ± 0.2 दिया हुआ है। तो बोलता है आर में परसेंटेज त्रुटियाँ, मतलब कि आर में कितना परसेंटेज, यानी रेसिस्टेंस में कितना परसेंटेज ईरर है, वो हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है, मतलब ईरर करेक्ट करना है, ईरर हम लोग को यहाँ से निकालना है कि कितना परसेंटेज ईरर हो सकता है। तो 132 का चलिए थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करेंगे व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ से आप लोग को बेटर समझ में आएगा। तो 132 देखिए हम लोग को दिया हुआ था क्या कि R बराबर V/I, ये तो आप लोग जानते ही हैं, रेसिस्टेंस बराबर वोल्टेज बटा इलेक्ट्रिक करंट, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है V, यानी वोल्टेज बराबर दिया हुआ है 100 ± 5,
देखिए 100 प्लस माइनस 5 यानी ईरर दिया हुआ है, प्लस 5 आगे भी भाग सकता है, माइनस 5 कम भी हो सकता है, इसीलिए ये दे दिया कि घटी बढ़ी अपना आराम से जोड़ घटा सकते हैं। और आई बराबर भी दे दिया है क्या, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर ये भी दे दिया है। और ये इतना वोल्टेज इतना वोल्ट दिया है और आई दिया हुआ है इतना एम्पियर, मतलब कि ईरर दिया हुआ है। और हम लोग से पूछता है कि आर, ये जो रेसिस्टेंस है इस रेसिस्टेंस का परसेंटेज ईरर निकाल के बताइए। तो देखिए ये 100 क्या है, हम लोग को ओरिजिनल है 100, लेकिन ये 5 क्या है, प्लस माइनस 5 ईरर हो सकता है, कुछ कम बेसी हो सकता है, कुछ कारणवश से। मान लीजिए कि इंजीनियर खराब था, अच्छा इंजीनियर नहीं था तो उससे कुछ गलत हो गया, या इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट कुछ खराब था इंस्ट्रूमेंट में चलते इंस्ट्रूमेंट के चलते कुछ ना कुछ ईरर आ गया। तो मतलब कैसे भी ईरर आ गया है इसमें, प्लस माइनस 5, इसमें भी प्लस माइनस 0.2 ईरर आ गया है। हम लोग को पूछता है कि आर परसेंटेज निकालिए, मतलब कि ये जो रेसिस्टेंस है उसको परसेंटेज ईरर निकाल के बताइए। तो ध्यान रखिएगा परसेंटेज ईरर कैसे निकलेगा, डेल आर बटा आर। ध्यान रखिए परसेंटेज ईरर नहीं, पहले अभी रेसिस्टेंस का ईरर निकालने के लिए बता रहे थे। डेल आर बटा ओरिजिनल आर बराबर क्या होगा, देखिए भी बटा आई है ना, तो हम लोग को करना होगा डेल भी, यानी डेल भी कितना, जितना ईरर है वोल्टेज में वो बटा ओरिजिनल वोल्टेज प्लस डेल आई, मतलब कि जितना चेंज इन वोल्टेज, मतलब वही डेल आई मतलब वही होता है कि कितना ईरर है। तो प्लस माइनस 5 ईरर था, ओरिजिनल 100 है। इलेक्ट्रिक करंट कितना, इलेक्ट्रिक करंट आई बटा ओरिजिनल आई। अब देखिए अब हम लोग को बोला है परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो भाई साहब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते। तो सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा, आर परसेंटेज ईरर, ठीक ना। आर परसेंटेज ईरर बराबर क्या होगा, डेल भी बटा भी। डेल भी कितना है, 5 है, यानी 5 बटा ओरिजिनल वोल्टेज कितना है 100 गुने 100 हो जाएगा, प्लस डेल आई कितना है, डेल आई यहाँ पे 0.2 बटा आई कितना है 10 गुने 100। ये से ये कैंसल आउट, 10 दहा के 100, यानी यहाँ से मिलेगा हम लोग को 5 प्लस यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा 2, यानी 5 और 2 7। यही 7% क्या होगा हम लोग को, 7% निकलेगा हम लोग के आर में प्रतिशत त्रुटियां, यानी आर में कितना परसेंटेज ईरर है, परसेंटेज ईरर इन आर, परसेंटेज ईरर इन आर रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा 7%। यही इसका आंसर होगा। तो जहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन दे, प्लस माइनस 5 जहाँ पे भी पूछे, तो यहाँ पे आप लोग ईरर निकाल सकते हैं इस तरह से, और ऐसे ही ईरर निकाला ही जाता है। और ये क्या रहता है, ये घटी बढ़ी दे देता है एक्स्ट्रा ईरर में, कि मान लीजिए कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो फिर कहाँ जाइएगा खोजने। इसीलिए बढ़ गया तो इसी में से जोड़ दीजिए, घट गया तो इसी में से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब दे देता है। तो चलिए ये हो गया। 133 देखिए 133 क्या बोलता है, 133 नंबर बोलता है। यहाँ पे दिया हुआ बोलता है ए के स्थान पर कौन से युक्ति इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ए है, इस जगह पे क्या हम लोग यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, डायोड यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, या इंडक्शन कॉइल यूज करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इस तरह से ऐसे इधर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, बीच में कहीं कुछ यूज करना है, बीच में कटा हुआ है वहाँ पे कुछ यूज करना है, तो हम लोग वहाँ पे जनरली इंडक्शन कॉइल यूज करते हैं, ठीक ना। तो 133 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी प्रेरण का तार इंडक्शन कॉइल को यूज करेंगे, 133 का डी। इसके बाद देखिए 134, ये 134 को समझिएगा क्वेश्चन, पहले इसको क्वेश्चन समझिए, इसके बाद फिर इसका ऑप्शन पे घुसेंगे। देखिए बोलता है निम्न में से दो संभावित ऊर्जा घटना, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संभावित ऊर्जा घटना की जो संभवतः 2 बिलियर्ड गेंदों को लोचदार टकराव का वर्णन क्या हो सकता है, जहां आर 2 गेंदों के केंद्रों के बीच की दूरी है। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि 2 बॉल था, दोनों बॉल थोड़ा स्पंजी टाइप का था, जब दोनों बॉल को आपस में लाके टकराए ना, पूरा दबाए ना, तो देखिए जब आपस में दोनों टकराएगा तो देखिएगा कि जता जाता है, ऐसे अंदर घुस जाएगा। अंदर घुसेगा तो इसका मतलब कि देखिए अंदर घुसेगा तो इसमें एनर्जी, जैसे ही टकराएगा अंदर पूरा ऐसे घुसेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑब्वियसली है कि अंदर घुसेगा तो रेडियस कम होगा, और रेडियस कम होगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी देखना है तो क्या कीजिए, आप बॉल को दोनों को छोड़िए तो ढेर दूर तक आगे, मतलब दोनों विपरीत डायरेक्शन में दूर तक भागेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आपस में दोनों को टकराएंगे तो रेडियस क्या होगा,
दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी अचानक से बढ़ जाएगा, कांस्टेंट इंस्टेंट नहीं रहेगा, अचानक से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी जो भी उसमें काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि एनर्जी बढ़ा और जब वहाँ से हटाएंगे, जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो एनर्जी अचानक से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अचानक से खत्म होगा। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी को दिखा रहा है, यहाँ पे इधर एनर्जी है, तो एनर्जी को दिखा रहा है कांस्टेंट, ये ऐसे दिखा रहा है तो इसका कांस्टेंट, तो एनर्जी कांस्टेंट थोड़ी ना है। फिर यहाँ देखिए एनर्जी स्टार्टिंग में दिखा रहा है कि एनर्जी जीरो है, फिर धीरे धीरे बढ़ा, नहीं तो ये भी गलत है। क्या कि स्टार्टिंग में एनर्जी सबसे ज़्यादा हुआ था। और सी देखिए तो ये तो इसका अजबी कहानी है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए ऑप्शन डी देखिए, देखिए जब अचानक से शुरू क्या है, शुरू एनर्जी ज़्यादा हो गया और जब फिर बॉल को दोनों तरफ छोड़ेंगे तो फिर धीरे धीरे इसका एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझें क्या था क्वेश्चन सो, तो 134 का ऑप्शन डी समझिएगा। आप लोगों को भी पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ वहाँ से सॉल्यूशन कर दिएगा, वहाँ से भी देखिएगा। अगला देखिए 135 बोलता है कि नीचे दिए गए सर्किट में ए मीटर और वोल्ट मीटर दर्शाया हुआ है। तो ए मीटर क्या दिया हुआ है, ए मीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट करता है। तो हम लोग को यहाँ से रेसिस्टेंस पता करना है। तो V बराबर आई आर जानते ही हैं, वोल्टेज बराबर 12 वोल्ट है और आई बराबर कितना 6 एम्पियर है गुने रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से रेसिस्टेंस निकालना है, तो 12/6 बराबर आर, यानी 6 दूनी 12। तो आर बराबर क्या होगा, 2 ओम, करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो आर बराबर 2 ओम कहने का मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो 135 का सी। अगला देखिए तो 136 और 137 दोनों न्यूमेरिकल है। तो कैसे, क्या विचार है इसका, इसका विचार है कि व्हाइट बोर्ड पे ही सॉल्यूशन करते हैं, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, ऐसे भी स्क्रीन छोटा है तो यहाँ से नहीं समझ आएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समझा देते हैं, इसके बाद आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो पहले 136 देखते हैं। और सब लोग शेयर कीजिएगा, शेयर करना भुला जाते हैं आप लोग, और सबको ही पढ़िए, नहीं तो फिर एग्जाम एक एक वहाँ अचानक से लेगा ना तो मुंह बना दीजिएगा सब लोग एक बार में, इसीलिए सबको ही पढ़िए। 136 देखिए, 136 क्या बोलता है कि एक चालक है, एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं। मतलब कि एक चालक उसमें 1500 कूलम चार्ज जाता है और 1500 कूलम चार्ज बाहर निकल रहा है, मतलब जितना फ्लो रहा उतना बाहर निकल रहा है, और कितना देरी में, 5 मिनट में ही। तो बोलता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बताइए, विद्युत धारा कितना होगा। तो ये 136 सोल्यूशन करेंगे अभी व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद 137 पढ़ लेते हैं। 137 देखिए क्या बोलता है कि दो समान तार है, दोनों का लंबाई और त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब लंबाई दिया हुआ है L1 और L2 दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है R1 और R2 दिया हुआ है क्या 3 और 2 दिया हुआ है, और 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा हुआ है और बैटरी समानांतर में जोड़ा हुआ है। तो बोलता है कि विद्युत धारा के अनुपात यानी I1 रेशियो I2 हम लोग से पूछ रहा है कि I1 और I2 दोनों निकाल के बताइए कि कितना होगा, ठीक समझे। 137 तो 136 137 दोनों हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ से हम लोग इसको सॉल्यूशन करने की। बोलता है कि एक चालक में 5 मिनट, समय क्या दिया हुआ था, 5 मिनट दिया हुआ था। 5 मिनट मतलब कि 5 गुने 60, 6 बचे 300 सेकेंड, यहाँ लिख देंगे 300 सेकेंड लिख दिए। और कितना चार्ज कितना जा रहा है, क्यू मतलब चार्ज जा रहा है 1500 कूलम जा रहा है, 1500 कूलम निकल रहा है, यानी क्यू बराबर 1500। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, क्यू बराबर कितना 1500 बटा टाइम कितना है 300 सेकेंड, बराबर आई कितना फ्लो हो रहा है, जिसे 3 बचे 15, मतलब कि आई बराबर 5 एम्पियर क्या हो रहा है, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। समझे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 136 का ऑप्शन बी। अब देखिए 137 भी न्यूमेरिकल ही था ना। 137 देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, L1 बराबर दिया हुआ है 3, L2 बराबर दिया हुआ है 4, रेडियस दिया हुआ है R1 बराबर 3 दिया हुआ है और R2 बराबर क्या दिया हुआ है 2, और कितना वोल्ट से जोड़ा हुआ है 6 वोल्ट से। और हम लोग को पूछा है कि विद्युत धारा यानी I1 I2 निकालना है। तो ध्यान रखिए, तो I1 बटा I2 बराबर क्या होता है R2 बटा R1, यानी I1 बटा I2 दोनों का जो, दोनों में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों के जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है, यानी I1 बटा I2 बराबर R2 बटा R1, बस यही याद रखिए। अब यहाँ से निकाल दीजिए, R2 बराबर क्या होता है रो एल कितना, यानी L1 बराबर रो L1 बटा A1, ए बराबर क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना, तो पाई अपना रहेगा, रेडियस कितना है 3 3 है 9 पाई, तो यहाँ 9 पाई हो जाएगा बटा R2 देखिए
R2 निकालते हैं, मतलब रेसिस्टेंस 2, इसमें भी रो होगा। L कितना है, L है 4/a² यानी पाई r², रेडियस बराबर 2 दूनी 4 पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई। ठीक, ये रो से ये रो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो यहाँ से 3/9 पाई, 3/9 पाई इंटू ये 4 पाई ऊपरे जाएगा और ये 4 नीचे रह जाएगा। ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट, ये 4 से ये 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी I1/I2 बराबर क्या हम लोग को निकला, सॉरी यहाँ R2/R1 था, हम लोग भी उल्टी कर दिए। ओहो, R2 मतलब इसका रेसिस्टेंस निकालना होगा ना, R2, तो रो L, इसका लंबाई कितना था, इसका लंबाई था 4/a², यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई। ठीक, बटा रो L1, R1 मतलब L1 3/r² यानी 3/3 पाई, 3/3 9 पाई। अब देखिए तो ये रो से ये रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/4 पाई गुने ये 9 पाई ऊपरे जाएगा बटा 3 नीचे आएगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, ये 4 से 4 कैंसिल आउट यानी 1। तो हम लोग को क्या मिलेगा, I1/I2 बराबर हम लोग को मिलेगा 3/1। यही हम लोग को फाइनल आंसर है। 137 का क्या निकलेगा, बी। 137 का बी। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला सिस्टम बस तुरंत शॉर्टकट में निकल जाएगा, नहीं तो फिर इसको हमको प्रूफ करना होगा, इसके बाद सॉल्यूशन करना होगा, तो यहीं से ध्यान रखिएगा। 137 हो गया, ठीक ना। देखिए 138 क्या बोलता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्लानर की मौजूदा काररिंग पास का नेट फोर्स क्या होगा। जैसे व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए प्लानर करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाना होगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फिर हमको पूरा इसका फिगर उगर दिखाना होगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए प्लानर करेंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे भी लूप के फॉर्म में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले वहाँ पे नेट फोर्स कितना लगता है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे नेट फोर्स कितना लगता है, 0। 138 का क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब आते हैं 139 में। देखिए 139 क्या बोलना चाह रहा है ना कि 139 बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से चौक का एक सही बयान है, मतलब जो चौक का एक सही स्टेटमेंट क्या है, तो ये एक चौक का सही स्टेटमेंट है कि इंडक्टर विथ ए लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस, यही इसका ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन सी यानी 139 का सी याद रखिएगा। एक बड़े आत्म अधिष्ठापन के साथ प्रारंभ करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, चौक। अब देखिए 140 देखिए, सॉरी 40 देखिए, तो ये थोड़ा अच्छा है। 40 वाला देखिए क्या बोलता है कि एक प्रशंसक के पंख के ऊर्ध्वाधर अनुभागों को दिखाया जाता है, तो अधिकतम अपथ्रस्ट में क्या होगा, इंग्लिश में पढ़ते, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए विंग ऑफ फैन आर शोन इन द फिगर, मैक्सिमम अपथ्रस्ट इज इन। तो देखिए अपथ्रस्ट फोर्स मतलब क्या, अपथ्रस्ट फोर्स मतलब कि नीचे से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, बस यही सिंपल। अपथ्रस्ट फोर्स किसको बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स जिसमें प्रेशर पढ़ा रहे तो उस समय अपथ्रस्ट फोर्स के जिक्र किए थे। अपथ्रस्ट फोर्स नीचे से जितना ही ज़्यादा फोर्स लगे वही होता है अपथ्रस्ट फोर्स। तो नीचे से जितना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो इसका कहने का मतलब अगर कोई ऐसा है नीचे से जितना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा वो ऐसे ऊपर उठेगा। तो जहाँ पे भी इस तरह का फिगर आप लोगों को दिख रहा है बस उसी में सबसे अधिकतम अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो देखिए ये तो बेचारा नीचे झुकल है, तो ये तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे देखिए ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, मतलब दोनों तरफ अपथ्रस्ट फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन हम लोगों को वो नहीं बताना, हम लोगों को क्या बताना, मैक्सिमम अपथ्रस्ट फोर्स, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिए एक तरफ ठीक है, दूसरा तरफ सबसे ज़्यादा, मतलब कि एक तरफ ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, यानी मैक्सिमम अपथ्रस्ट फोर्स इसी में लग रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। डी में देखिए दोनों तरफ कांस्टेंट लग रहा है, तो इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी में क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। 40 का सी, हाँ 40 का सी। चलिए अगला देखते हैं 41। 41 क्या बोलता है, ऊर्जा को किस रूप में आसानी से बदल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एनर्जी को सबसे आसान रूप, कोई भी एनर्जी उसको आसानी से बदल, मतलब ऊर्जा को किस रूप में आसानी से बदल सकते हैं, किस रूप में आसानी से बदल सकते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आसानी से बदल सकते हैं। कोई भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
आप लोग भी बताइएगा तो इसको थोड़ा कि कौन सा एनर्जी में थोड़ा जल्दी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, साउंड में, हीट में, इलेक्ट्रिसिटी में या लाइट में। ऊर्जा को किस रूप में आसानी से बदल सकते हैं? बिजली सही है, लगता है सही है, हमको तो गड़बड़ लग रहा है। ऊर्जा को किस रूप में आसानी से बदल सकते हैं? आप लोग भी थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। 141 का कौन सा आंसर होगा? मिल उल के सब लोग मिलेंगे तब तो इसका आंसर मिलेगा, तो इसको आप लोग बताइएगा 141। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं 142 देखिए तो क्या बोलना चाह रहा है, देखते हैं क्या बोलता है भाई साहब। 142 बोलता है, देखिए हाइड्रोलाइटिक पावर स्टेशन में अंदर ऊर्जा का ठीक क्रम किस तरह होता है, मतलब कि जहाँ पे हाइड्रोलाइटिक पावर स्टेशन मतलब जहाँ पे एनर्जी बिजली, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, वही बोल रहा है हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह का प्रोसेस रहता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या रहता है, सबसे पहले इसे डैम लगा रहता है, डैम के एक साइड पानी स्टोर रहता है, तो उस पानी में क्या रहता है, उस पानी में रहता है कौन सा एनर्जी भूल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो इस सबसे पहले क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ से पाइप के थ्रू पानी निकाला जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी से फिर किस चीज़ में जाता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में। और जब काइनेटिक एनर्जी में चला गया, फिर इस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं, तो टरबाइन घुमाएंगे तो हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा मिलेगा, और जैसे ही टरबाइन घुमा तो यांत्रिक ऊर्जा के बाद हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। तो बस सबसे पहले क्या होगा, गतिज ऊर्जा तो नहीं होगा, गतिज ऊर्जा नहीं होगा, संभावित ऊर्जा भी नहीं होगा, सॉरी संभावित ऊर्जा का इंग्लिश पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ। अच्छा ठीक है, इंग्लिश से देखते हैं। देखिए इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, ये तो नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी जाएगा, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक ना। हाइड्रो पावर प्लांट में यही होता है कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पानी स्टोर है ना, तो पानी को स्टोर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि हाइट है उसमें, फिर वहाँ से उसको छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी के बाद फिर क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन घुमाएंगे उसको यूज करके, फिर वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, टीवी सीडी चलाएंगे, सीरियल देखेंगे, फिर तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। इसके बाद देखिए 143 भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि कॉन्वेक्स लेंस का गुण क्या है। तो सबसे पहले देखिए दो को फिगर दिया हुआ, ए बी सी डी ओ, चार को ऑप्शन दिया हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस का, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस तो यही है, यानी कॉन्वेक्स लेंस तो दोनों करे पेट उठा के रखता है, उसका पेट निकला हुआ रहता है, ठीक ना। तो उसका पेट निकला हुआ है, तो देखिए यहाँ पे तो ये तो सही है कि कॉन्वेक्स लेंस। और देखते हैं ये तो नहीं, इसका तो पेट धंसा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, ये जीरो फिगर है, तो इसको कुछ होगा नहीं, बी खत्म हो गया। अब आते हैं सी बोलता है कि प्रकाश एकाग्र को समानांतर बीम यानी पैरेलल बीम इज लाइट कन्वर्जिंग, और दूसरा क्या बोलता है, पैरेलल बीम इज लाइट डाइवर्जिंग। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो डाइवर्ज ना, वो क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब कि सब जगह को एक जगह ला के एकाग्र करता है। देखिए इधर पैरेलल जा रहा है, सबको एक जगह ला के एकत्र कर रहा है। तो इसका ए और सी तो सही लग रहा है, ए और सी सही लग रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना, ए और सी। तो 143 हो गया। अब देखिए तो 144 क्या बोलता है, 144 बोलता है कि एक विस्तार अल्फा का रेखीय गुणांक मतलब कि लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1:2:3 होता है। बस यही याद रखना, 1 2 3 ABC 1 2 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं देखिए 145 में। तो 145 तो न्यूमेरिकल दे दिया, तो इसको तो सोल्यूशन करना होगा। तो देखते हैं 145 बोलता है कि उत्तर लेंस है, फोकस लंबाई की गणना करना है, जिसमें अच्छा इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिए तो कितना हमें न्यूमेरिकल सोल्यूशन करें। 145 आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, हम इसका मेंशन कर दे रहे हैं। सबसे पहले उत्तर लेंस दिया हुआ है, उत्तर लेंस बना दिए, फोकस लंबाई की गणना करना, एफ निकालना था। हमेशा ध्यान रखिएगा एफ प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस प्लस में आएगा। और क्या दिया हुआ है, लेंस यू, ऑब्जेक्ट का दूरी यू बराबर माइनस में रखेंगे, -20 सेंटीमीटर रखेंगे, और कितना दूर जाके इमेज बन रहा है 30 सेंटीमीटर, तो इसका अपोजिट साइड में इमेज बनता है, यानी भी बराबर +30 सेंटीमीटर रहेगा। और
बताना है आप लोगों को कि फोकस क्या होगा। और लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/v-1/u बराबर 1/f। बस सॉल्यूशन तो कर देना है, सॉल्यूशन करके बताइएगा तो कितना आंसर आता है। आई होप 12 सेंटीमीटर के आसपास आएगा 45 का। तो एक बार आप लोग देखिएगा कितना आता है, सॉल्यूशन करके बताइएगा, नीचे कमेंट वमेंट करिएगा। कमेंट तो कर भी नहीं करते हैं आप लोग, देखने के लिए भी मन नहीं करता है। कमेंट किया कीजिएगा नीचे, और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, ये नहीं कि कुछ गुड मॉर्निंग, थोड़ा अच्छा कि पढ़ने में अच्छा लगे। चलिए 146 देखिए क्या बोलता है, उचित क्रम में सितारों की तरह सूर्य के विकास का चरण, मतलब कि सितारा की तरह सूर्य का विकास कैसे कैसे हुआ। वाह क्या क्वेश्चन है। उचित क्रम में सितारों की तरह सूर्य के विकास का चरण कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले प्रो स्टार से स्टेडी स्टार, स्टेडी स्टार से रेड गेंट, फिर प्रो स्टार से स्टेडी स्टार से रेड गेंट से न्यूरॉन स्टार, फिर क्या बोलता है, प्रोटो स्टार से स्टेडी स्टार, सॉरी प्रो स्टार ने शुरू से है, प्रोटो स्टार से सुपरनोवा से ब्लैक होल। इसका बी आंसर होगा, बी। प्रोटो स्टार से स्थिर स्टार से विशाल लाल के बाद न्यूट्रॉन स्टार। इसका यही सीरीज चलता है, तो ऑप्शन बी होगा 147 का ऑप्शन बी, ठीक ना। अब देखिए तो 147 तो एकदम आसान है। बोलता है कि विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के समान। ना 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 ना, ऐसा गलती तो नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। हाँ ऑप्शन बी सही है। हमेशा ध्यान रखना कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। 147 के बाद देखिए 148, ये तो एकदम प्योर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो 148 चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ई पे व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सोल्यूशन करते हैं। देखिए एगो तार दिया हुआ, इस तार का रेसिस्टेंस आर है, और वही बोलता है कि इस तार को 5 पार्ट में बांट दिए, 1 2 3 4 5। और बोलता है कि ये जो रेसिस्टेंस है वो, और ये जो पांचों में से जो रेसिस्टेंस निकले वो दोनों का प्रोपोर्शन निकाली। तो देखिए इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, R1 बराबर क्या होगा, ये टोटल है R, और इसको 5 बार में बांट दिए तो R/5 हो जाएगा। इसको भी क्या होगा R/5, इसमें भी R/5, यहाँ भी R/5। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ से देखते हैं। तो 148 हो गया। अब देखते हैं, अच्छा 149 और 150 कर लेते हैं, इसके बाद 148 को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना। देखिए तो 149 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत दोनों हम बताए हैं आप लोगों को एनर्जी वाला चैप्टर में, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। देखिए कन्वेंशनल एनर्जी किसको बोलते हैं, जो हम लोग को दादा परदादा बूढ़ा सब लोग यूज करते आ रहे हैं ना, वो सब जो एनर्जी होता है ना, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी। मतलब जो पुराना जमाना वाले लोग हैं, आदि मानव लोग थे, उन लोग तो लकड़ी का यूज करते थे, गोबर गैस का भी यूज करते थे, कोयला का भी यूज करते थे। तो ये सब क्या है, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लेकिन परमाणु ऊर्जा क्या है, आज के समय में आया परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर बम पहले नहीं बनता था, अभी जब साइंस डेवलप हुआ तब न्यूक्लियर बम बनना शुरू हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी बनना शुरू हुआ। तो इसमें कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो देखिए ये जो परमाणु ऊर्जा है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बस यही ध्यान रखना, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत किसको बोलते हैं, जो पहले मानव मतलब दादा परदादा के जमाना में जो एनर्जी हम लोग को मिलता था वही पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। और जो अभी जो मॉडर्न में जो जितना डेवलप हुआ, जैसे सोलर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है, ये सब क्या है, ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, ये सब साइंटिस्ट लोग दिए हैं डेवलप कर करके। तो अगला क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। देखिए आ ही गया, तो जीवाश्म ईंधन ये तो बहुत पहले से चल रहा है, कोयला पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, ये तो एक क्या है, ये तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन हम लोग को पूछा है गैर पारंपरिक। वायु जल भी पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जल विद्युत भी पारंपरिक। लेकिन ये जो सौर ऊर्जा है ना, सोलर एनर्जी अभी लेटेस्ट में आया है, सोलर एनर्जी अभी लेटेस्ट में इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, पहले ये सब नहीं था। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, सोलर एनर्जी। यानी 150 का क्या होगा, 150 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं 148 को न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करते हैं। 148 बोलता है कि आर रेसिस्टेंस है, एगो आर रेसिस्टेंस है
और इस तार को 5 टुकड़ों में बांटा गया और बराबर बराबर भाग में, यानी एगो ये तार था, इसको 5 बराबर बराबर भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5, यानी इसका रेसिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5। और ध्यान रखिएगा सब बराबर बराबर भागों में, इन भागों को 5 और इस भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डैश, यानी इसका टोटल रेसिस्टेंस R डैश मिले और इसका रेसिस्टेंस R है, तो हम लोग को R बटा R डैश पूछ रहा है कि R बटा R डैश क्या होगा। तो इसका रेसिस्टेंस R होगा, पहले हम लोग R डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो R1 बराबर क्या होगा, R1 बराबर क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस का 5वां भाग होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस R बटा 5वां भाग। R2 भी क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस का 5वां भाग। R3 भी क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस का 5वां भाग। R4 भी क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस का, क्योंकि सब तो एक दूसरे का बराबर ही है, तो सब एक दूसरे का बराबर ही है, तो यही होगा 1 2 3 4 6 को हो गया, ये 6 किसी हो गया, 5 को होना चाहिए था, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो R1 ये निकला, तब निकालते हैं 1 बटा R डैश बराबर क्या होगा, 1 बटा R1। 1 बटा R1 की जगह क्या लिखेंगे, R बटा 5, R बटा 5 प्लस 1 बटा R2 की जगह क्या लिखेंगे, R बटा 5 प्लस 1 बटा R3 के R बटा 5 प्लस 1 बटा R बटा 5 प्लस 1 बटा R बटा 5, क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक। ये सब 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 बटा R डैश बराबर सब 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा R, तो नीचे एलसीएम ले लेंगे R, मतलब ऊपर सब 5 को जोड़ देते हैं, 5 10 15 20 25, ऊपर मिलेगा हम लोग को 25। R डैश बराबर क्या निकलेगा, R बटा 25। तो देखिए R डैश बराबर R बटा 25, अब R बराबर R है ये है, और हम लोग को निकालना क्या था, R बटा R डैश, तो R बराबर R और R डैश बराबर क्या निकला, R बटा 25। तो R बटा ये 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये R से R कैंसिल हो, यानी 25:1, R बटा R1, R बटा R डैश बराबर 25:1, यानी केवल 25 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा, 148 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए देखिए 151 क्या बोलना चाह रहा है। 151 देखिए मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +1.5। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैग्निफिकेशन बराबर क्या आता है, मैग्निफिकेशन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना लिख देते हैं। अच्छा मैग्निफिकेशन बराबर दिया हुआ है 1.5, इस 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं, तो 15/10 इसको लिख दिए, 15/10 बराबर एच डैश बटा एच। इससे क्या आप लोग को पता चल रहा है, देखिए तो एच बराबर 10 है, एच बराबर 10 कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा का है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, लेकिन एच डैश बराबर 15, एच डैश कहने का मतलब कि उसका जो इमेज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 15 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसका लंबाई ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार ज़्यादा है वस्तु के आकार में। और यहाँ देखिए प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, वास्तविक नहीं, दोनों बराबर नहीं, अगर दोनों बराबर होता है तो मैग्निफिकेशन 1 आता है। फिर आगे देखते हैं प्रतिबिंब का आकार बड़ा है वस्तु के आकार से, ठीक है, क्योंकि इधर का साइन है बड़ा है, जिधर मुंह खुला होता है उसको बड़ा, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब बता रहा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब ये नहीं है। ये कौन सा प्रतिबिंब है, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। तो अब आगे देखते हैं, शायद आगे ऑप्शन मिले। वस्तु के आकार ग्रेटर है, नहीं वस्तु का आकार नहीं, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के दोगुने और आभासी नहीं, 15 दूनी 30, क्योंकि 15/10 दुगुना तो नहीं हुआ था, 10 दूनी 20 आ जाना चाहिए था, तो दोगुना भी नहीं है। तो इसका देखिए ऑप्शन तो सी होना चाहिए था, नहीं सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन कौन, ऑप्शन तो बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, वास्तविक नहीं, क्या होगा वर्चुअल, क्योंकि यहाँ मैग्निफिकेशन +1 दिया हुआ है। +1 मतलब कि सीधा है, खड़ा है और बड़ा है, ठीक ना, तो ये गड़बड़ है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी ही मारिए, ऑप्शन बी ही होगा, ठीक ना। आगे आते हैं 152, तो बोलता है कि जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल वायु और जल के अंतराल पृष्ठ में प्रतिस्थापित प्रतीत करती है, यह किसके कारण, ये तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा मुड़ा हुआ मालूम पड़ता है, ऐसे पानी में डालिएगा ना तो ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ मालूम पड़ता है आंशिक रूप से, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अगला देते हैं निम्नलिखित में से उसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में करना है, यानी सबसे शुरू सबसे कम वाला रखना होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो देखिए सबसे लास्ट में हीरा है, तो ठीक है, हीरा तो ठीक है। और हीरा के पहले क्या होना चाहिए? कांच होना चाहिए। तो देखिए नीचे क्या है? जल है, किरोसिन है, तो हीरा के पहले कांच होना चाहिए था। तो सी और डी तो खत्म हो गया, तो अब बचा 50-50। तो देखिए हीरा के पहले कांच है, हीरा के पहले कांच है, ठीक है। अब देखिए कांच के पहले क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए कि किरोसिन होना चाहिए? तो देखिए पानी के कंपेयर में किरोसिन तेल थोड़ा गाढ़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो कांच के पहले क्या होगा? किरोसिन, और किरोसिन के पहले जल। किरोसिन के पहले जल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वाटर, किरोसिन, ग्लास, डायमंड। क्योंकि देखिए ना इसमें पतला और गाढ़ा से मायने रखता है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। और फिर बोलिएगा यहाँ से नहीं सर जल किरोसिन जल नहीं होता है, किरोसिन थोड़ा ना तनु होता है, डाइल्यूट होता है, ठीक ना। अब देखिए 154 में क्या बोलते हैं कि लेंस की शक्ति, तो P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है। तो देखिए तो क्या बोलता है? F के प्रत्यक्ष समानुपाती, F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। 1/F का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ हम लोग लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/F, यानी 1/F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और F के, और अगर पूछेगा केवल F के फोकस के, तो केवल फोकस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से 1/F के प्रत्यक्ष समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/F। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 154। अब देखिए 155 तो न्यूमेरिकल पूछ लिया, और वो भी न्यूमेरिकल छोटे सा के नहीं, बहुत बड़का सा के पूछा है। सोचिए ऐसा दिया हुआ है। तो सर्किट में कुल रेसिस्टेंस निकालना है, यहाँ R1 R2 दिया हुआ है, R3 R4 R5 दिया हुआ है। अरे करना ही का, कुछ नहीं करना, सब तो पैरालेल में है, सब पैरालेल में आराम से जोड़ दीजिए। R1 बराबर क्या दिया हुआ है? 5, R2 बराबर 20, R3 बराबर 30, R4 बराबर 20 और R5 बराबर 60। तो क्या करना है? 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, सबको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा सब, इसको पहले इसको जोड़ दीजिए, R1 और R2 को जोड़ दीजिए, इसके बाद R3 और R4 को जोड़ दीजिए, और एक बाद देखिए कि सीरीज में आ रहा है या पैरेलल में आ रहा है उसके अनुसार। और एक चीज़ और यहाँ से बता दे रहे हैं ना कि इसको थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, मतलब इसको सोल्यूशन कीजिएगा ना, तो कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हड़बड़ी में सब चीज़ गड़बड़ कर दिए, हड़बड़ी में कीजिएगा तो सब खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक हमको लगता है कि सब जुटेगा नहीं, सबसे पहले R1 और R2 को जोड़िए, यानी 1/R1 और 1/R2 ये पैरेलल में है, और R3 R4 और R5 ये भी पैरेलल में है। जब दोनों पैरेलल के बाद दोनों पैरेलल का टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा, इसके बाद ये सीरीज में आ जाएगा, और सीरीज में आएगा तो दोनों डायरेक्ट जुटेगा, इन्वर्स करके नहीं जुटेगा। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन करते हैं व्हाइट बोर्ड पे इसका कितना आंसर आता है। 150 यहाँ पे एगो इधर जोड़ा हुआ है, एगो इधर जोड़ा हुआ है, फिर आगे करके ऐसे। तो देखिए ये R1 है और ये R2 है, तो R1 बराबर कितना था? 5 और R2 बराबर 20। तो पहले इसका अच्छा रेसिस्टेंस निकाल देते हैं। 1/R बराबर क्या होगा? 1/5 प्लस 1/20, समझे। और 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 5 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5 और 20 का एलसीएम 20, यानी पंचों का 20, 20 से कम 20, यानी 4 एक 5/20, 5 एकम 5, पंचों का 20, 1/R। तो यहाँ से R इसका रेसिस्टेंस क्या निकला? मान लेते इसको R1 बराबर क्या? पंचों का 20, R1 बराबर 4। फिर इसके साथ नीचे भी जोड़ा हुआ है, नीचे भी 3 गो था ऐसे, एगो इधर है, एगो इधर है और एगो इधर है, 3 गो नीचे भी ऐसे जोड़ा हुआ है। तो तीनों का नीचे वाला का रेसिस्टेंस निकालते हैं, यानी R3 R4 R5, यानी 1/R बराबर क्या है? ऐसे निकलेगा R3 कितना है? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो ध्यान रखिएगा 20, 30, 60 का हमको एलसीएम लेना होगा, समझे। तो कितना है इसका एलसीएम आएगा? इसका एलसीएम आना चाहिए 60 ही आना चाहिए। 10 छक 60, 30 दूनी 60, 60 ही आंसर आएगा। देखते हैं 30, 20, 60, ठीक ना। तो 10 से लगाते, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 10 छक 60, 3 से 3 1 2 3, सॉरी 3 2 खत्म, 3 दूनी 6 दहा के 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60, यानी 30 दूनी की 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60, 3 2 5 1 6, यानी 6/60, 6 दहा के 60। तो यानी 1/R बराबर 10, यानी यहाँ से इसको R2 मान लेते हैं। तो R2 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा? 10। यानी
यहाँ से देखिए क्या हम लोग को मिल रहा है, इसको सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को मिलेगा 4 और इसको सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को मिला कितना 10। और इसके बाद देखिए ये दोनों फिर समानांतर में नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि फिर इसको इधर हम लोग बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे ना तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। से देखिए ये इस तरह से एगो जुड़ जाएगा, फिर बीच में यहाँ एमीटर लग जाएगा और फिर इधर अपना आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ अपना जो भी बैटरी है वो बैटरी लग जाएगा। तो ये देखिए ये हम लोग को सीरीज में यहाँ जुट गया। आगे ये जाके इस चीज़ को और आगे बढ़ा दीजिए तो यहाँ सीरीज में जुट गया। तो एक हम लोग को 4 है, एक हम लोग को क्या है 10 है, दोनों को जोड़िए 10 4 14 ओम हम लोग को फाइनल रेसिस्टेंस निकलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, समझे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो 155 का ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 156 क्या बोलता है कि समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र बदलने वाला एक क्षेत्र में एक कुंडली को रखने से प्रवृत्त विद्युत के उत्पादन की परिघटना को, जैसे देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक छोटा सा हम लोग कुंडली रखे, तो वो कुंडली क्या था, छोटा सा मतलब मेटल का कुंडली होगा, तो वो कुंडली है, उस कुंडली में भी विद्युत यानी इलेक्ट्रिक का उसमें भी जनरेशन होने लगा, मतलब उससे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा। कैसे, क्योंकि ये चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस घटना को लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल या विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन, एड़ी धाराएं या जूल उस्मन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या हम लोग इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 157 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो बताया था आप लोगों को परंपरागत स्रोत मतलब कि जो पहले मानव लोग यूज करते थे खाना वाना बनाने के लिए, जो ईंधन यूज करते थे वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत था। अब जो मॉडर्न वाला है वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो मॉडर्न में क्या क्या, जैसे सोलर ऊर्जा है, तो जनरली इसमें सोलर ऊर्जा को ही प्रीफरेंस देना होगा क्योंकि सोलर ऊर्जा ही गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब फिर बोलिएगा कि तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये भी तो एडवांस है, लेकिन इसका पहले भी यूज होता था, समझे, और ये सौर ऊर्जा थोड़ा एडवांस है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा 157, ठीक ना। अगला देखिए 158 क्या बोलती है ना कि एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समानांतर रखा जाता है। यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर हो, यानी विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो हम लोग से क्या पूछता है कि हम लोग से पूछता है कि एक विद्युत वाहक चालक का एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समानांतर रखा गया। यदि विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर हो तो सुई जो है वो उत्तरी ध्रुव, सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, यानी 158 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मतलब कि जब बोलना चाह रहा है कि चुंबकीय सुई है उससे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, दक्षिण से उत्तर है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दक्षिण से उत्तर करेंगे तो जो सुई लगा हुआ है कंपास में जो सुई लगा हुआ है उत्तर, वो उत्तरी ध्रुव से किधर भाग जाएगा, पश्चिम की ओर भागेगा, ऑप्शन ए। 159 देखिए, 159 बोलता है कि एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि वो तार का वो जो तार है उस तार का नेचर पे, यानी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जनरली प्रकृति पर लगभग सभी चीज़ें डिपेंड करता है। दूसरा, विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी सही है। और दूरी के प्रतिलोम समानुपाती भी होता है, मतलब कि थर्ड भी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही, यानी सभी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए, अब बोलता है 160 क्या बोलता है ना कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करता है। जैसे देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है उसमें विद्युत वाहक तार रखा गया, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, उसमें एक हम लोग विद्युत वाहक तार मतलब एक मेटल का कोई तार रख दिए, तो उस तार पे वो फोर्स लगेगा। तो वही पूछता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत वाहक तार के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो बल की दिशा निर्भर करती है किस पे, फोर्स किस पे निर्भर करता है 160, तो फोर्स किस पे निर्भर करता है, विद्युत धारा की दिशा पर, लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, दोनों पे डिपेंड करता है। यानी विद्युत धारा का डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है, और उसके साथ साथ कि उस क्षेत्र में जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है।
ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 160 का ऑप्शन सी। अगला देखिए तो 161। देखिए 161 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखिए भी और आई के बीच में ग्राफ दिया, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एक सीरीज यहाँ दिया हुआ है, एक पैरेलल दिया हुआ है, इधर आई दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आई के साथ इधर पैरेलल है और भी के साथ इधर सीरीज है, और नीचे भी देखिए यहाँ भी के साथ इधर सीरीज है और आई के साथ इधर पैरेलल है, जिसके चलते ये क्या है, बोथ फिगर्स आर करेक्ट। तो 161 का दोनों सही होगा, दोनों आकृतियाँ क्या हैं, सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखते हैं 162। तो 162 को चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, उस व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। का बैटरी जोड़ा हुआ है और इधर देखिए ये सीरीज में जोड़ा हुआ है, 3 गो ऐसे इसे सीरीज में जोड़ा हुआ है, समझे। यहाँ 4 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 6 ओम है, और इसके नीचे एक लगाया हुआ है नीचे वोल्ट मीटर। तो बोल रहा है कि इसमें कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। ध्यान रखिए ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसीलिए सब में वोल्टेज अलग 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 फ्लो होगा। अगर यही पैरेलल में रहता तो सब में वोल्टेज सेम सेम जाता, ठीक ना। ये मीटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसमें सब में सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट है, देखिए भी बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12 ओम। तो यहाँ से हम लोग आई निकाल देते हैं। आई बराबर क्या हम लोग को निकलेगा, भी बटा आर, क्योंकि भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर भी बटा आर। भी बराबर 10, आर बराबर 12, यानी 2 5 10, 2 6 12, 5 बटा 6 एम्पियर सब में फ्लो हो रहा है, 5 बटा 6 एम्पियर। इसमें भी, इसमें भी, इसमें। अब हम लोग को बोलता है कि इसमें कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो इसका रेसिस्टेंस कितना था, रेसिस्टेंस था 6 ओम था, और इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट आई कितना फ्लो हो रहा है, 5 बटा 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो इसमें कितना वोल्टेज फ्लो होगा, तो लिख दीजिए भी बराबर आई आर। आई बराबर कितना, 5 बटा 6, रेसिस्टेंस कितना है 6, ये 6 से 6 कटा, तो हम लोग को क्या पता चला, तो हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें वोल्टेज कितना फ्लो होगा, 5 वोल्ट। इसमें अकेले कितना फ्लो होगा, 5 वोल्ट, समझे। ठीक है ना। आई बराबर यहाँ भी बटा आर था, आई बराबर भी बटा आर हो गया। वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट बटा नीचे रेजिस्टेंस 6 4 10 और 2 12, 2 5 10, 2 6 12, यानी 5 बटा 6। तो हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था कि इसमें कितना वोल्टेज फ्लो होगा। तो भी बराबर आई आर होता, आई बराबर 5 बटा 6, रेजिस्टेंस 6 ओम, 6 6 कटा, यानी 5 वोल्टेज फ्लो होगा। ठीक है, 162 का क्या हो जाएगा, सी, 5 वोल्ट उसमें फ्लो होगा, ठीक ना। देखिए 163 क्या बोलता है ना कि विद्युत धारा वहन करने वाला एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे देखिए ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा सब जगह समान समान मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक ना। तो सभी बिंदुओं पर समान मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला बोलता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये जो तर्जनी है ना, तर्जनी मतलब 4 फिंगर, वो हम लोग को क्या बताता है, वो हम लोग को बताता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो उसमें और जो 2 उंगली होता है, एक होता है मिडिल फिंगर होता है और एक होता है अंगूठा रहता है, अंगूठा थंब। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि अंगूठा क्या दर्शाता है और ये जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताता है। और तीनों अंगूठा, मिडिल फिंगर और 4 फिंगर तीनों एक दूसरे के, जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है ना। तो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी क्या बताता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी 164 का क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 165 देखिए तो 165 बोलता है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाता है। तो विद्युत का उपस्थिति यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर तो बता सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर तो बता सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर से जनरली हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए गैल्वेनोमीटर एक स्पेशल है जो हम लोग को बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए तो 166 क्या बोलता है कि विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना, यानी द बेसिक फिनोमिनन ऑफ वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, घरों में देखते होंगे शादी ब्याह में जो इलेक्ट्रिक जनरेटर रहता है उसके सामने एक डायनेमो लगा हुआ रहता है। वो डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे वो डायनेमो काम करता है। तो 166 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अब देखते हैं, देखिए 167 क्या बोलता है। 167 देखिए क्या बोलता है ना कि दो दो वस्तुओं का द्रव्यमान 100 ग्राम है, यानी एक का m1 बराबर 100 ग्राम है, m2 बराबर क्या दिया हुआ है 10 ग्राम है, और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है। तो बोलता है उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए और g के टर्म में निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर G बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है 100 ग्राम 10 ग्राम, तो सबको यूनिट में SI यूनिट में चेंज करके और जी के टर्म में यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 167 आप लोग बनाइएगा ना, देखते हैं क्या कितना सोल्यूशन आप लोग कर पाते हैं। तो 167 बनाइएगा। अब इसके बाद आते हैं 168। देखिए 168 क्या बोलता है कि चित्र में निश्चित दिशा के साथ तीव्र गति ग्राफ से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो t बराबर 10 सेकेंड से 0 सेकेंड के बीच परमाणु की यात्रा का अंतर। तो यहाँ पे देखिए तो इधर वेलोसिटी दिया हुआ है और इधर टाइम है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या पता चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम लोग उसका जो भी फिगर है उस फिगर का एरिया निकाल देंगे तो वहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो चलिए इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे सॉल्यूशन करते हैं। 168 व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे ताकि वहाँ से अच्छे से ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे है, इधर दिया हुआ है कि 12, इधर वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड, इधर समय दिया हुआ है 5 यहाँ दिया हुआ है, 10 यहाँ दिया हुआ है, मतलब समय सेकेंड में ही है। तो बोलता है सबसे पहले तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी यही ना डिस्टेंस तय किया। तो ये वेलोसिटी दिया हुआ है और इधर समय दिया हुआ है। तो वेलोसिटी और समय ग्राफ से क्या हम लोग को पता चलता है, डिस्टेंस निकालना है तो उसका शेडेड एरिया निकाल देंगे। इसका एरिया निकाल दीजिए, 1/2 ट्रायंगल बन रहा है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ से यहाँ तक 10 है, बेस कितना हो जाएगा 10, हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, 10 गुना 12, 2 पचे 10, तो 12 पचे 60, यानी 60 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। और देखिए समय कितना लगा, समय 10 सेकेंड लगा है। और अगर डायरेक्ट अगर हम लोग को जाना रहता डायरेक्ट तो इस 60 मीटर को 10 सेकेंड में तय करना था, तो कितना वेलोसिटी हम लोग को रखना होता। तो यहाँ से वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 60 बटा टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना था 10, तो 10 छक 60, यानी वेलोसिटी हम लोग को कितना होना चाहिए था 6 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना हम लोग कवर किए 60 मीटर। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा 60 मीटर और 6 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी, ठीक है ना, 10 से 60, हाँ ऑप्शन बी 168, ठीक ना। अब आते हैं देखिए 168 के बाद 169 देखिए क्या बोलता है, व्यक्ति का हृदय ताल 1 मिनट में औसतन 75 बार होता है। तो देखिए 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 75 बार धड़कता है। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या जानते हैं, 1 सेकेंड में जो काम होता है, 1 सेकेंड में जितना बार वाइब्रेट होता है वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो 1 मिनट में यानी 75 बार, यानी 60 सेकेंड में कितना बार धड़कता है 75 बार, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 सेकेंड में कितना बार धड़केगा 75 बटा 60, काटते हैं 5 से 12 पचे 60, 5 से 5 एकम 5 और 2 5 पचे 25, यानी 15 पचे 75, फिर कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब देखिए 1 सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट करेगा, 4 एकम 4 और 1 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 12, यानी 1.25 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट जितना बार कंपन करता है वही उसका आवृत्ति, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो 1 सेकेंड में कितना बार ये वाइब्रेट कर रहा है 1.25 Hz, यानी 1.25, ठीक। तो 169 का क्या हो जाएगा 1.25 Hz, यानी ऑप्शन हर्ट्ज Hz, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो 170 हो गया, 169 हो गया। देखिए 170 क्या बोलता है, 170 बोलता है कि संचार प्रणाली में ए और बी के स्थान पे कौन से उपकरण आते हैं। संचार प्रणाली यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर एंटीना लगा हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और इधर हम लोग को लगा हुआ टीवी सीडी जो भी लगा हुआ है। तो बोलता है ए और बी क्या क्या है, तो बी क्या है, हम लोग को बी रिसीवर का काम करता है और ए न्यूनाधिक का काम करता है, मतलब मॉड्यूलेटर का काम करता है। ए मॉड्यूलेटर है और बी रिसीवर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला देखिए तो 171 क्या बोलता है, और रक्त विकिरण जो इंफ्रारेड रेज है उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि इंफ्रारेड रेज हमेशा गर्म रहता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना होगा, फोटोमीटर।
फोटोमीटर्स को यूज करके हम लोग इंफ्रारेड रेज को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो 171 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं 172, देखिए न्यूमेरिकल है। 172 क्या बोलता है, न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को चलिए व्हाइट बोर्ड पे वहीं पे समझेंगे। टोटल 8 ओम दिया हुआ है और ए और बी के बीच का हम लोग को रेसिस्टेंस निकालना है। तो 172 वहीं पे समझेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो 172 न्यूमेरिकल है, ऐसे सर्कल में दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे 90 डिग्री है। और देखिए बोलता है 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़कर, यानी टोटल कितना है, 8 ओम है। और ए और बी के बीच के प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए टोटल 8 ओम है। बांटिए तो 2 दूनी 4 दूनी 2 4 2 6 2 8, यानी 2 2 ओम सब जगह पहुंच रहा है। तो हम लोगों को बोला है कि ए और बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध, यानी अब ये सब तो खत्म है, हम लोगों को ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच में टोटल रेसिस्टेंस। तो ध्यान रखिए ये इधर टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 2 2 4 और 2 6, और यहाँ कितना हो रहा है, 2 ओम। यानी ए और बी को इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये ना, ये इस तरह से ऐसे पैरालेल में आके जुड़ जाएगा, ऐसे पैरालेल में आके जुड़ जाएगा। तो पैरालेल में जुटेगा तो एगो रेसिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा ऊपरे एगो रेसिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा R1, 2 गो नीचे, और एगो नीचे कितना मिल जाएगा, 2 4 2 6, नीचे 6 मिल जाएगा। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिए, 1/2 + 1/6 बराबर 1/r। एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 + 6 कम 6, यानी 3 1 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 3/2 ओम। ये आर टोटल निकल जाएगा कितना, 3/2 ओम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से इसको सॉल्यूशन करना, ठीक ना। तो 172 हो गया, 3/2 ओम। अब आते हैं 173। 173 देखिए क्या बोलता है कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, यानी एक विद्युत हीटर में क्या दर्शाया हुआ है, 1 किलोवाट दर्शाया हुआ है। तो बोलता है प्रति घंटा उत्पादित ऊर्जा, यानी 1 किलोवाट 1 घंटा जलाएंगे तो क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल खर्चा होगा। और क्या, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 3600 गुने 10⁻3, देखिए एक यहाँ से ले जाएंगे 1 2 3, यानी 3.6 × 10⁻, ये 3 जुटेगा 10⁻6। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 173। ठीक, अब देखिए 174 क्या बोलता था, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट, यानी आर बराबर क्या होता है, ρl/A। प्रतिरोधकता रो है, आर बराबर क्या होता है, ओम। एरिया है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेंथ नीचे आ जाएगा, यानी मीटर बराबर रो। ये मीटर से मीटर खत्म, तो रो बराबर क्या मिलेगा, ओम मीटर। ओम मीटर कहने का मतलब कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब आते हैं देखिए 125 बोलता है ए और बी 2 गो हीटर हैं, एगो ए है एगो बी है, सबका अलग अलग लिखते हैं। 220 वोल्ट ये है और 200 वाट के हैं, और ये कितना है, ये भी है 220 वोल्ट है और ये 40 वाट के हैं दर्शाया गया। और बोलता है कि वह 220 वोल्ट आपूर्ति से समानांतर में जोड़े हुए हैं, मतलब इसको हम लोग पैरालेल में जोड़े हैं। अब बोलता है क्या है कि विद्युत हीटर बी द्वारा निकाली जाने वाले विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो ये जो विद्युत हीटर बी निकलता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कितना निकल रहा है वो अब हम लोग को यहाँ से बताना होगा। और दोनों ध्यान रखिए, दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ के रखे हैं। तो P बराबर हम लोग को क्या होता है, VI होता है ना, और पैरेलल में जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े तो इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखिएगा पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट दोनों में अलग अलग फ्लो होगा, दोनों में क्या होगा, अलग अलग फ्लो होगा। और हम लोग को किसके बारे में बात करना है, हम लोग को बात करना है बी के बारे में। दोनों में 220 वोल्ट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब बी के बारे में बात कर रहा है तो P बराबर VI निकाल सकते हैं। P यहाँ से कितना है, इसका P है 40 वाट है, तो 40, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट बराबर I। ये से ये कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 से नीचे 11 कैंसिल आउट, तो I बराबर क्या होगा, देखिए 11 0, 11 कम 11 और 8 कितना 20 होगा, 11 कम 11 और 8 बचेगा, यानी 80, 11 सते 77, यहाँ से हम लोग को 2 डिवाइडेड बाई 11 मिलेगा ना, देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 1.8
1.82 के आसपास आएगा, 1.82 एम्पियर आई है ना, तो 1.82 एम्पियर इससे फ्लो होगा। और इसमें भी कुछ अलग होगा क्योंकि यहाँ पे 200 वाट का है, तो दोनों में अलग अलग फ्लो होगा। तो 0.182 एम्पियर यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 125, ठीक। तो 125 हो गया। अब आते हैं, देखिए 176 देखिए तो क्या बोलता है। 176 बोलता है कि एक विशेषज्ञ द्वारा लेंस का पावर P बराबर दिया हुआ प्लस 2.5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो बताइए कि वो कैसा है। तो प्लस में दिया हुआ यानी वो तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। यहाँ से तो एक चीज़ पता चल गया, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि उत्तल लेंस होगा। तो P बराबर इतना दे दो कि P बराबर 1/f होता है ना, P बराबर 2.5 बराबर 1/f। फोकस पहले निकालते हैं, सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 100/2.5। ये वो जीरो ऊपर 25 चौका 140, तो फोकस बराबर क्या निकलेगा, प्लस 40 सेंटीमीटर। देखिए फोकस बराबर 40 सेंटीमीटर और क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो 126 का भी, 126 का क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए 177 क्या बोलता है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखना है कि जो भी आँख में, हमारी आँख में जो लाइट प्रवेश करता है उसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करके कौन रखता है। ये जो आयरिस है, परितारिका है, वही आँख में जो भी लाइट जा रहा है उस लाइट को कंट्रोल कौन करता है, यही परितारिका, ठीक ना। आयरिस याद रखिएगा आज से, कि परितारिका आयरिस कंट्रोल करके रखता है, ठीक। और ये आयरिस को ये पपिल कंट्रोल करके नहीं, ये पपिल को यही आयरिस कंट्रोल करके रखता है, समझें। तो आयरिस ही पता करता है कि कितना लाइट जाना है अंदर, कितना लाइट नहीं जाना। अगला देखिए, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट पहुंच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शॉर्ट साइटेडनेस। 179 देखिए तो 179 क्या बोलता है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों से रखकर पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं। इसको आप लोग बताइए। मोतिया बिंदु उसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। 129 आप लोग जरूर एक बार बताइएगा तो कमेंट करके कि इसका कौन सा आंसर होगा ना। 179। अगला देखते हैं 180 क्या बोलता है ना कि कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में पाया जाता है कि वह बैगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। तो ठीक है, बात सही है कि लाल रंग कम मुड़ता है, बैगनी रंग ज़्यादा मुड़ता है। तो देखिए जो जितना ही कम मुड़ता है उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होता है, यानी लाल कम मुड़ता है, इसका मतलब कि लाल का वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य ज़्यादा रहेगा और बैगनी का कम रहेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 180 का। इसके बाद देखिए 181 क्या बोलता है, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा, विद्युत धारा के कारण कितना हीट जनरेट होता है, H बराबर I² RT के बराबर जनरेट होता है। H बराबर I² RT के बराबर जनरेट होता है, तो H बराबर I² RT यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब आते हैं 182। तो 182 क्या बोलता है, सो देखिए 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर है। तो ध्यान रखिएगा 1 वाट विद्युत शक्ति किसके बराबर है, तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, VI। तो P बराबर होता है पावर 1 वाट, V बराबर वोल्टेज 1 वोल्ट गुने I बराबर एम्पियर 1 एम्पियर, तो 1 वाट बराबर 1 वोल्टेज गुने 1 एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 182 का ऑप्शन ए। 183 देखिए विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रा क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आप लोग को बताना है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, सो ठीक ना। तो ऑप्शन ए सही होगा और आप लोग को बताना 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल, ठीक। अगला बोलता है 184 देखिए तार का प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करता है। तार का प्रतिरोधकता R बराबर क्या आता है, ρL/A। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखते हैं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, हाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। 185 देखिए तो क्या बोलता है कि ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री मतलब आयरन वायरन जो होता है उसमें उससे गर्मी प्राप्त करने के लिए हम लोग उसमें
उसमें संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु का प्रयोग क्यों करते हैं? मिश्र धातु का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो रेसिस्टेंस ज़्यादा उत्पन्न करे। जितना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा उतना ही अच्छा होगा और उतना ही वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला देखते हैं 186। देखिए 186 क्या बोलता है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। तो समतल दर्पण द्वारा हम लोग को क्या मिलता है? वास्तविक तो मिलता नहीं है। अब इसको देखते हैं, आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा, और समतल दर्पण के पीछे वस्तु के दूरी के समान दूरी पर। हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्चुअल इरेक्ट मिलेगा एंड सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए 187 क्या बोलता है ना कि एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है। यानी एक अवतल दर्पण द्वारा दिया हुआ है और हम लोग को आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो उस ऑब्जेक्ट को कहाँ हम लोग रखते हैं? यहाँ पोल और फोकस के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में। तो देखते हैं कहाँ है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। 187 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद देखिए 188 क्या बोलता है कि प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा चीज़ लगाया जाता है? तो हेडलाइट में ध्यान रखना हमेशा अवतल दर्पण लगाया जाता है, कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, और बीच में यहाँ लाइट लगाया जाता है। यहाँ से लाइट आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, पूरा ये ऐसे पैरालेल पुंज बना के, किरण पुंज बना के आगे भागता है। अब देखिए 189 क्या बोलता है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको समतल दर्पण और उत्तल दर्पण लेके आराम से घर में रखिए। तो ए और बी इज करेक्ट आंसर, हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। 189। अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है 190। यदि धातु के तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध। देखिए यहाँ सिंपल बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि खींच के तान के लंबाई को दोगुना किए, बस सिंपल बोल रहा है। तो बस सिंपल तरीका से बना देना, आर बराबर वो एल बटा है। बोलता है लंबाई को दोगुना कर दिया है, तो रो लंबाई को अभी क्या किए? 2L कर दिए। तो 2L बराबर है रो एल बटा ए, इसके पीछे 2 लग जाए, यानी रो एल बटा ए को क्या गुना? दोगुना कर दिया गया। तो इसका कौन सा आंसर होगा? यदि धातु के तार की लंबाई को दोगुना कर दी गई है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? वो भी दोगुना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 190 का। 191 देखिए एसआई यूनिट ऑफ प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी है तो ओम मीटर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 192 देखते हैं जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जब रेसिस्टेंस को डिफरेंट बहुत सारे रेसिस्टेंस है, जब उसको हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ने के बाद वहाँ उसमें जितना सब रेसिस्टेंस होगा सब में सेम इलेक्ट्रिक करंट सब में फ्लो होगा। इसको ध्यान रखिएगा, सब में सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाला वोल्टेज, ये तो वोल्टेज आ गया, ये तो होगा नहीं। प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए 193 क्या बोलता है कि जब दो रेसिस्टेंस यानी R1 R2 को समानांतर में जोड़ा जाता है तो टोटल रेसिस्टेंस, तो 1/R बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। और देखिए R1 और R2 एलसीएम ले लेंगे, R1 R2, तो ऊपर में क्या मिल जाएगा हम लोग को? R1 प्लस R2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? 1/R। जब ऊपर नीचे करेंगे तो सब ऊपर चला जाएगा, R1 इंटू R2 बटा नीचे क्या मिलेगा? R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो 193 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 193 के बाद 194। देखिए ये स्टेटमेंट है, कथन और कारण दिया हुआ है। 194 ना आप लोग देखिएगा तो एक बार ट्राई करके, 194 एक बार आप लोग देखिएगा ट्राई करके, इसको हम नहीं बताते हैं। 194 देखिएगा ना आप लोग एक बार, इसको ट्राई करके क्या लगता है, कैसा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 194 आप लोग का नाम। देखिए यहाँ 195 था ना। 195 क्या बोलता है कि द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आर। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन,
दोनों होता है K-1 K-1, यानी ऑप्शन के मतलब केल्विन, पर केल्विन दोनों दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, दोनों का ऐसा यूनिट यही होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक ना। आगे देखिए, आगे क्या बोलता है कि सूर्य का रंग होता है, तो सूर्य का रंग कैसा रहता है? सफ़ेद, नीला, वाइट, ब्लू। अच्छा, सूर्य का रंग, कलर ऑफ सन, सूर्य का रंग व्हाइट ब्लू रहता है? नहीं, सूर्य का रंग तो जनरली लाल, लाल तो सुबह शाम होता है। सफ़ेद, नीला रख सकते हैं। कलर ऑफ सन, उगता और डूबता तो लाल दिखाई देता है, ये तो पता है। ब्लू, येलो, ब्लू, तो सफ़ेद ब्लू ध्यान रखिएगा ना, सफ़ेद नीला। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 196, ठीक ना। अब देखते हैं 197 क्या बोलता है कि एक विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज किस चीज़ पर आधारित होता है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसी के सिद्धांत पे विद्युत फ्यूज काम करता है। अगला देखिए, बोलता है 198 की एक बक्सा रखा हुआ है, एक बॉक्स प्रकार का सौर कुकर के शीर्ष पर एक कांच का आवरण का उद्देश्य, मतलब एक कांच का आवरण दिया हुआ रहता है। इसीलिए दिया हुआ रहता है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम करने के लिए, यानी जो भी रेडिएशन के थ्रू जो भी हीट रिड्यूस होता है, मतलब हीट लॉस होता है, वो लॉस नहीं हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला बोलता है भली भांति कार्य करने के लिए पवन जनित्र ऊर्जा का न्यूनतम वेलोसिटी कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम वेलोसिटी 15 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार होना चाहिए। ऑप्शन बी तो पक्का ये करेक्ट आंसर ही होगा। अब आते हैं 200 नंबर। देखिए 200 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? इसमें से कौन सा ऊर्जा सूर्य से ली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा सूर्य से नहीं ली जाती है, और सागरीय ऊष्मीय ऊर्जा ये भी सूर्य से नहीं ली जाती है। सागरीय ऊष्मीय ऊर्जा जो सागर होता है, ओशियंस होता है, उसमें जो हीट जनरेट होता है उससे यूज करते हैं। तो यहाँ पे पवन ऊर्जा और जैव भार ऊर्जा, मतलब बायोमास एनर्जी और विंड एनर्जी, ये जनरली हम लोग सूर्य के लाइट से लेते हैं। यानी क्वेश्चन 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, है 2 और 3, 2 और 3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो 200 का कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।